जुड़ेंगे संजय दत्त साहब। आप बहुत ही जाने माने ब्रोकर हैं दिल्ली के और बहुत ही लंबे अरसे से आप बाजार को ट्रैक कर रहे हैं। दत्त साहब, स्वागत है आपका। बताइए किस हिसाब से आप बाजार में इस कमजोरी को देख रहे हैं और कहां आपका निशाना है? शेयर एक कंसोलिडेशन करेक्शन फेज चल रहा है बाजार का। काफी महीनों से, हफ्तों से हम एक नॉन स्टॉप रैली देख रहे हैं और ये एक तरह से ज्यादा की ग्लोबल फैक्टर से इफेक्टेड है देन लोकल तो कोई ऐसा नेगेटिव नहीं है। लोकल जो भी आप देख लीजिए, नतीजे आ रहे हैं, कल लीवर्स के आए हैं और आए हैं, पॉजिटिव ही आ रहे हैं, आगे आउटलुक भी पॉजिटिव है। थोड़ा जरा ग्लोबल एडजस्टमेंट रिस्क ऑफ चल रहा है। ये जो निफ्टी में और यहां भी हम करेक्शन देख रहे हैं, मेनली उसी करके है। एफआई सेलिंग अभी इतनी बड़ी नजर आ नहीं थी और है भी नहीं कोई ऐसी, बट अनवाइंडिंग ऑफ पोजीशंस डेफिनेटली चल रही है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग चल रहा है। अभी देखता है कि कंसोलिडेशन करेक्शन कितना लास्ट करता है, बिकॉज लाइक आई सेड कि ये ग्लोबल है। अगर ग्लोबल और पर्टिकुलरली यूएस डॉलर मूवमेंट को वॉच करना चाहिए। अगर डॉलर स्ट्रेंथन होने लग जाएगा तो ये थोड़ा और करेक्शन खींच सकता है, नहीं तो मेरे हिसाब से 13,500 प्लस माइनस लेवल पे ये रुक जाएगा। इससे ज्यादा नीचे लगता नहीं है अभी आज जो इंडिकेशन लग रहे हैं। आपने कहा सर 13,500 प्लस माइनस कुछ पॉइंट्स ये बाजार एक बेस बना लेगा, टेम्परेरी बेस एटलीस्ट। अब सर ये 13,500 और प्लस कुछ पॉइंट्स, इसी बीच में बजट भी आना है सर। अगर वो अपॉर्चुनिटी बाजार आपको देगा तो आप क्या खरीदेंगे, क्या बाय करना चाहेंगे उन लेवल्स पे? दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। देखिए, बजट में पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है। मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, ज्यादातर जो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन बजट की है वो प्राइसेस में है। बिकॉज अल्टीमेटली देखिए, बजट और नो बजट, स्टॉक प्राइसेस सूनर और लेटर अर्निंग्स पे डिपेंडेंट होती है। बजट पॉजिटिव रहेगा, हम एक 500,000 पॉइंट की निफ्टी में रैली देख लेंगे, इससे ज्यादा नहीं देख पाएंगे क्योंकि वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं करती। सिलेक्ट एरियाज में बजट बेनिफिट दे सकता है, मेनली मैन्युफैक्चरिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल स्पेंडिंग, कुछ मिडिल क्लास टैक्स इंसेंटिव, उस चीजों में कुछ हो सकता है। बट अदरवाइज मेरे को लगता नहीं है कि बजट में कोई सब्सटैंशियल ट्रेंड चेंज लाएगा निफ्टी में, क्योंकि वैल्यूएशन ऑलरेडी काफी अपर एंड पे है। तो ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बजट के बाद 1,500-2 हजार पॉइंट निफ्टी और चल जाएगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन बजट सपोर्टिव रहेगा, बजट में नेगेटिव ऐसा कुछ लगता नहीं है, सो इट विल बी सपोर्टिव ऑफ द मार्केट। दत्त साहब, आप बहुत ही जाने माने स्टॉक पिकर भी हैं और बहुत अरसे से मैं आपको जानता हूं कि आप बहुत जबरदस्त बॉटम फिशिंग करते हैं उन सेक्टर्स में जो आउट ऑफ फेवर हों। बताइए फिलहाल आपको इन प्राइस पॉइंट्स पर कहां वैल्यू दिखती है जो कम से कम खुलती हुई दिखे? कभी कभी ये होता है कि हम वैल्यू और डीप वैल्यू खरीद तो लेते हैं लेकिन वो काम करती हुई नहीं दिखती बाजार में। कहां ऐसे आपको लक्षण या संकेत दिखते हैं कि इन लेवल्स पर अगर खरीदारी हो वैल्यू में तो वो आपको ग्रोथ पे तब्दील होती हुई दिखेगी? आपने बिल्कुल ठीक कहा शेयर में। जो आपकी दूसरी बात है उसको बार बार दोहराना चाहूंगा कि डीप वैल्यू और वैल्यू, हम वैल्यू ले लेंगे लेकिन वो डीप वैल्यू हो सकता है, तो इससे हमें जरूर बच के रहना चाहिए। और तभी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप वैल्यू खरीद लें लेकिन उसमें भी आप स्टॉप लॉस और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जरूर ध्यान कीजिए। क्योंकि हम वैल्यू ले लेंगे, उस पर बैठे रहेंगे, वो पता लगे 20 से 30% गिर जाए तो पहले तो मैं ये चेतावनी देना चाहूंगा कि जो वैल्यू लगता है वो डीप वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है और फिर हम एक बहुत लॉन्ग मतलब एक 5-10 साल के इन्वेस्टर के अरसे बन जाते हैं और हम बैठे रह जाते हैं। बट कमिंग बैक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, आई एम रीजनेबली कॉन्फिडेंट कि पीएसयू बैंक्स में, जैसे कैनरा बैंक हो गए, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गए, इन बैंक्स में मुझे लगता है कि नेगेटिव्स मोस्टली प्राइस्ड हैं। पिछले डेकेड में, पूरे 10 साल में ये पूरे सेक्टर ने, पीएसयू बैंक सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कैनरा बैंक हो गया, इस पर मुझे लगता है कि अब एक
रीजनेबली गुड रैली का फेज आ सकता है अगले 1-2 साल में, बट साथ में चेतावनी ऑब्वियसली देना चाहूंगा कि डीप वैल्यू ट्रैप में ना पड़े, कि अगर और एनपीए बढ़ गए और नेगेटिविटी आने लग गई तो अपने दिमाग में एक स्टॉप लॉस जरूर रखिए, उसको दिमाग में क्या अपने डायरी में नोट के जरूर रखिए और उनसे निकल जाइए ठीक टाइम पे। फिर ये ना हो कि बिल्कुल एक 5 और 10 साल के अरसे के लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के बैठे रहे। बिल्कुल तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से सिलेक्ट पीएसयू बैंक्स में अभी निवेश करना चाहिए। जी, एक बात मैं और दत्त साहब के बारे में बताना चाहूंगा। बहुत ही जाने माने आप निवेशक हैं, बहुत बढ़िया स्टॉक पिकिंग करते हैं और साथ ही साथ उनको ट्रेड करने की भी बहुत अच्छी क्षमता रखते हैं। तो किसी वजह से, और ये बाजार का नियम भी है कि आपने वैल्यू खरीदी और वो डीप वैल्यू में तब्दील हो गई तो उसको पोर्टफोलियो में ना रखें। एक स्टॉप लॉस जरूर आपको अपने फंडामेंटल पिक्स पर भी रखना चाहिए। दत्त साहब, हम लोग चर्चा कर रहे थे लगभग 1.5 महीने पहले की जो स्टील की रैली है वो देखते ही बनती है। यहां पर कुछ रुझान चाइना से आते हुए ये दिखे हैं कि वहां पर प्राइस कट्स आते हुए दिख रहे हैं, या यूं समझिए कि डिमांड इस वक्त ऐसी नहीं बढ़ रही। ओवरऑल पिक्चर स्टील सेक्टर की आपके जहन में क्या है अभी? देखिए शेयर, जैसे आप और मैंने कनेक्ट किया था 1.5-2 महीने पहले, मैं अभी भी वही व्यू रखता हूं कि स्टील एक सेक्टिकल सेक्टर है, हमें ये पहले ध्यान में रखना चाहिए। अब सेक्टिकल सेक्टर में हमेशा रिस्क आता है कि कब आप एंट्री कर पाए और कब आप एग्जिट कर पाए, पर लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी इस पूरी सेक्टिकल पोजीशन में स्टील सेक्टर में अपसाइड पोटेंशियल है। सिलेक्ट स्टॉक्स में आप इन्वेस्टेड रहिए। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल देता हूं और मेरी उसमें पोजीशन भी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जो कि 80 रुपए जाकर फिर ओएफएस आया 64-65 में, अब वो 60 के नीचे चल रहा है। मेरे हिसाब से 52-53 या मे बी 49 रुपीज ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, उस लेवल का एक स्टॉप लॉस रख के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज जो आपने बिल्कुल बात ठीक कही कि चाइना से स्टील एंड प्रोडक्ट प्राइसेस की डिमांड और प्राइसेस की रिडक्शन की बातचीत चल रही है, बट उससे फिर भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगले 12-18 महीने स्टील कंपनीज फिनोमिनल प्रॉफिट्स बनाएंगी। सिक्लिकल फ्लो बिल्कुल ठीक चल रहा है इंडिया में इन पर्टिकुलर, बिकॉज गवर्नमेंट ने जो लोकल में फोकस डाला हुआ है, गवर्नमेंट ने काफी प्रोटेक्शन स्टील इंडस्ट्री को दी है, वो प्रोटेक्शन चलेगी। हाँ बिल्कुल, नितिन गडकरी जी ने ठीक कहा कि वो ये नहीं चाहते कि कार्टेल बने, बट एट द सेम टाइम यहां भी अगर प्राइसेस में करेक्शन आ रही है, यानी कि स्टील प्राइसेस में, दैट विल नॉट हैव अ सब्सटैंशियल इंपैक्ट ऑन द EBITDA and the net profit of the company. They will still make a stupendous amount of money, a good amount of money. यानी कि वो अच्छा पैसा कमाएंगे और रीरेटिंग चालू रहेगी। तो इस करेक्शन में आपको जो अच्छी स्टील कंपनी 20 से 30% ऊपर से अगर करेक्ट करती है मिलती है तो डेफिनेटली आप लीजिए, अगले 1.5 साल में अच्छा मुनाफा देंगी। मेरा अभी तक ये कहना है और मैं डिस्क्लोजर दूंगा जो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं कि मैं इन्वेस्टेड हूं, मेरा ऑब्वियसली वेस्टेड इंटरेस्ट है। ओके सर, एक और स्पेस जिसने इस पूरी रैली में 14,700 तक की रैली में सबसे लास्ट में पार्टिसिपेट किया वो था ऑटो। लुक एट टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो ऑल टाइम हाई पे, क्या शानदार नंबर रहे। एक्सपोर्ट मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट सब अच्छा कर रहा था। अच्छा, ऑटो के साथ साथ टायर जुड़ जाते हैं, पूरी ऑटो एंसिलरी जुड़ जाती है, बैटरी जुड़ जाती है। सर इस स्पेस में आपको बजट से पहले जहां पे एक फुल प्रोज अगर आप देखें, जिसे कहते हैं ना स्क्रैपेज पॉलिसी के ऐलान की संभावना है, इस स्पेस में क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है, खरीदने लायक लग रहा है आपको? मैं अभी इस स्पेस पे वेंचर आउट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ऑलरेडी पिछले 2 महीने में बहुत तेजी आ चुकी है, थोड़े वैल्यूएशन एक्सटेंडेड है लॉन्गर टर्म एवरेज से। अभी कुछ महीने जो मेरे को समझ आया, पिछले 6 महीने के जो नंबर्स आए हैं, काफी पेंटअप डिमांड भी दिखाई गई है। एक क्वार्टर रुक जाते हैं, देखते हैं क्या सस्टेनेबल नंबर बैठता है, इकोनॉमी में क्या ऑफटेक रहता है व्हीकल्स का। ओवरऑल मेरा पॉजिटिव आउटलुक है, बट मैं वेट एंड वॉच करूंगा, वो भी इसलिए बिकॉज स्टॉक प्राइसेस काफी रन अप कर गए हैं। सेक्टर आउटलुक मेरा पॉजिटिव है, बट प्राइसेस देख के मैं अभी वेट एंड वॉच करूंगा। और मुझे लगता नहीं है कि बजट में कोई ऐसा चमत्कार होगा इस सेक्टर के लिए। मे बी मार्जिनली पॉजिटिव चीजें आए, बट कोई ऐसा एकदम जादू वाली चीज बजट में कुछ होने वाली नहीं है कि बजट के बाद आप देखेंगे सडनली ऑटो स्टॉक्स कोई 20 या 30% बढ़ जाएंगे। तो हमें अभी टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं चाहूंगा कि अभी रुकना चाहिए। जब कोई खराब दिन आए सेक्टर के लिए, 10-20% बेन स्टॉक्स गिरे 4-5 दिन लगातार, उस टाइम जाके सिलेक्टिव पिकिंग करनी चाहिए। दत्त साहब, 2 सेक्टर्स में जहां हम अच्छी रिकवरी ट्रैक कर रहे हैं वो है हाउसिंग और सीमेंट।
यहाँ पर आप अगर कल एक्सिस बैंक की कमेंट्री सुने तो वहां से भी उनको बहुत अच्छी रिकवरी आती हुई दिख रही है। इन दो सेक्टर्स में अगर आपका कोई पसंदीदा स्टॉक हो वो जरा शेयर करें, हाउसिंग और सीमेंट। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, मैं इस पे आने ही वाला था, शायद आप अगर ना भी पूछते। हाउसिंग सेक्टर में मुझे डेफिनेटली बहुत पोटेंशियल लगता है, और ये जो सेकंड में कुछ अच्छी रियल एस्टेट कंपनीज हैं, कुछ वेस्टर्न इंडिया बेस्ड कंपनीज हैं। नॉर्थ इंडिया में तो सिर्फ एक लार्ज कंपनी है, वो DLF है, वो काफी करेक्ट कर चुकी है। अगर वो कभी किसी खराब दिन में मिलती है तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। वेस्टर्न इंडिया की काफी अच्छी कंपनीज हैं। बैंगलोर एरिया में 2-3 कंपनीज है, जैसे इधर वेस्टर्न इंडिया में आपकी ओबरॉय रियल्टी हो गई, प्रेस्टीज हो गई, ये सब हो गई, अपना गोदरेज ग्रुप हो गया बॉम्बे एरिया में। इन सब कंपनीज में मेरे हिसाब से जिनकी बैलेंस शीट क्लीन है, लेवरेज नहीं है ज्यादा, इन सब में इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली बनेगा लॉन्ग टर्म के लिए। अब थोड़ा बहुत टाइमिंग देखना पड़ेगा, बिकॉज बाजार में वॉलेटिलिटी इतनी है, 5-8% की मूवमेंट तो इन स्टॉक्स में हम वैसे ही देख लेते हैं। तो टाइमिंग एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट गेम हो जाता है, बट मेरे ख्याल मोर देन टाइमिंग, टाइम इन द मार्केट इन स्टॉक्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप ले लीजिए, 5-10% गिर गया, घबराइए मत, रख लीजिए, 2 साल के हिसाब से रखिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गए, ओबरॉय रियल्टी हो गए, ये अच्छे स्टॉक्स हो गए, इनको रख के इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए। अब एग्जैक्ट टाइमिंग तो देखिए गेम करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो मार्केट की वॉलेटिलिटी और ग्लोबल मार्केट्स में जो चल रहा है, किस टाइम पे एंटर करें। अब जैसे नॉर्थ इंडिया बेस्ड DLF हो गया, कोई सेकेंड रन कंपनीज भी हैं, जैसे जो हाउसिंग फाइनेंस रिलेटेड है, कैनफिन होम्स हो गए, ये हो गए, तो पूरा सेक्टर का प्ले मेरे हिसाब से अच्छा चलेगा इसमें, डेफिनेटली, उसमें डाउट नहीं है। सिमिलरली सीमेंट में भी सिलेक्टिवली बड़े प्लेयर्स हैं, उनके पास स्केल और साइज है। जब करेक्शन आए, मौका मिले, लेके पोर्टफोलियो में रख लीजिए। दोनों सेक्टर में मेरे ख्याल पोटेंशियल है अगले 2-4 साल के लिए, डिमांड अच्छी रहेगी। पिछले 5-8 साल पर्टिकुलरली हाउसिंग ने काफी अंडर परफॉर्म किया है, इन्वेंटरी रन डाउन होने शुरू हो गए हैं। काफी कंपनी ने अपना मॉडल भी चेंज किया है टुवर्ड अफोर्डेबल हाउसिंग दैन दो प्रीमियम प्राइसिंग हाउसिंग। तो छोटी सी बात में मैं एंड करूंगा कि सेक्टर आउटलुक पॉजिटिव है। एंट्री टाइमिंग लेवल्स अपने आप देख लीजिए, वॉच कीजिए और एडवाइस लेकर ठीक एंटर कीजिए। हमेशा की तरह ऐसा लगता है कि आपसे 20 मिनट बात करें या 2 घंटे, वो कम रहते हैं। इतनी जबरदस्त ज्ञान की गंगा बहती है कि बड़ा मन करता है कि डुबकियां चलती रहें। फिलहाल आपके जो स्टॉक कॉल्स स्वेटर बता रहा है कि ठंड जबरदस्त है दिल्ली में। हाँ, वैसे दत्त साहब अगर आप नोटिस करें तो लाल रंग बहुत पहनते हैं, और मैंने भी ये देखा है कि आपको मार्केट के साथ साथ पहनता हूं मैं रंग। जी, मार्केट खराब है तो लाल रंग का स्वेटर निकाला मैंने। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं दत्त साहब कि बुल्स आपके इस भड़कीले लाल रंग को देखकर वापस दौड़ते हुए दिखेंगे दलाल स्ट्रीट पर, और हम लोगों ने जो दिन का लो है वो दोबारा वापस नहीं छुआ है। तो ये मान के मैं एक चीज कहना चाहूंगा शहर जाने से पहले जी, कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड मेरे ख्याल 20 साल से ऊपर हो गए, मैं आपसे इंटरेक्शन करता रहा हूँ, आपसे मित्रता रखी है मैंने जी। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड मुझे हमेशा अच्छा लगा है, बिल्कुल, और वो बनाइए रखिए, बिकॉज इन्वेस्टर्स के लिए वो बहुत जरूरी है। हम जैसे लोग तो नेगेटिव ज्ञान बहुत आगे देते हैं, लेकिन आप तो इन्वेस्टर्स को ठीक एडवाइस देते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, आई थिंक वो बहुत यूजफुल है। और जो मॉडरेशन लाते हैं हम सबके ओवर बुलिश आउटलुक पे और बिल्कुल बेरिश आउटलुक पे, वो काम मेरे ख्याल आप सबसे अच्छा कर रहे हैं। आई रियली रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। जी दत्त साहब, आपका बहुत बहुत आभार। और मैं ये मान के चलता हूं, अगर आपको भारतवर्ष में बहुत लंबी अवधि के लिए बहुत जबरदस्त मुनाफा और वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक रहना है। और उसके पीछे कारण ये है, और ये हकीकत है, कि भारतीय बाजार सोने की चिड़िया है, और अगर आप उसमें ठीक से निवेश करें, इस तरीके की ग्रोथ दुनिया के किसी भी बाजार में आपको आती हुई नहीं दिखती। दत्त साहब, हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत आभार, और मैं चेष्टा थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल योर व्यूअर्स। जी, दिल्ली में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।